गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 13 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने, यह है टेस्ट नंबर 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए 21 अगस्त 2021 को भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होंगे? देखिए, वे वर्ष 2014 से 2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। वे जून 1991 से दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के एटा से वो लोकसभा के सदस्य रहे। बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है? देखिए, कल्याण सिंह जी 1991 से दिसंबर 1992 तक, जून 1991 से दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, करेक्ट है। वे वर्ष 2009 से 14 तक उत्तर प्रदेश के एटा में जो है लोकसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2014 से 2019 तक मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि राजस्थान के राज्यपाल रहे वो। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, सी। तो 21 अगस्त 2021 को वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1932 में, ठीक है, अतरौली, जो यूनाइटेड प्रोविंस था कभी ब्रिटिश इंडिया का, और अब उत्तर प्रदेश में है। देखिए, वे वर्ष 2014 से 2019 तक राज्यपाल रहे राजस्थान के, ठीक है, ना कि मध्य प्रदेश के। साथ ही वे जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार में। और पहली बार वे 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की। आपको बताना है कि विकल्प में नवगठित जिलों में से कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है। मोहला मनपुर, महेंद्रगढ़ और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और डी है पैठनपुर। बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में बने 4 नए जिलों में शामिल है मोहला मानपुर, मनेंद्रगढ़ और सारंगगढ़, बिलाईगढ़। पैठनपुर नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, तो पैठनपुर नहीं होगा। तो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की। नवगठित 4 नए जिलों में मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़ शामिल है। पैठनपुर इसमें शामिल नहीं है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 32 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 जिले। यूकेपीएससी होने वाला है, कितने जिले हैं? 13 उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 अगस्त 2021 को किस नगर निगम ने मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च किया है? कौन सा नगर निगम है वो? गाजियाबाद नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम या दक्षिणी दिल्ली नगर निगम? बताइए कौन सा? उत्तरी दिल्ली नगर निगम। तो 13 अगस्त 2021 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मोबाइल संचालित एक एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च किया और इस ऐप को उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से नागरिक जो है कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं और अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 8 अगस्त 2021 को अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया। कौन थे ये? चित्रकार, अभिनेता, इतिहासकार या राजनेता? देखिए, ये थे अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी। देखा होगा इनको आपने सीरियल वगैरह में। तो 8 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का मुंबई में निधन हो गया।
वो 63 वर्ष के थे और उनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसलिए हल्का इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखिए, कुछ गला हल्का ख़राब है मेरा, इसलिए जो है आवाज़ चेंज हो सकती है, कुछ इरिटेटिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य है? भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन। भारत तो है, चीन भी है, रूस भी है, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान भी है। तो सारे के सारे हो गए, डी हो गया इसका आंसर। 1 2 3 4। तो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को शंघाई में। और बात करें SCO चार्टर की, तो SCO चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और लागू हुआ था ये वर्ष 2003 में। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों और सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना और प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। रूसी और चीनी शंघाई सहयोग संगठन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं। और वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत को बोल्ड किया है क्योंकि ये ऑप्शन में थे। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है? बताइए। 30 31 में नहीं है, 25 29 में नहीं है, 25 से 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत का संविधान 6 मूल अधिकार प्रदान करता है। कभी 7 थे, ये 1 हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। तो समता का अधिकार है एक, तो 14 से 18 तक। अनुच्छेद भी याद रखिए। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो जो हटा के कहाँ डाल दिया गया वो डाल दिया गया अनुच्छेद 300 के का में। और वो एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है इसमें। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल इस तरह का। ठीक है, कि कौन सा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कई बार बताया है इसके ऊपर, 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30। इस अनुच्छेद में जो भी वर्णित है वो केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समता दोनों को है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। बताइए, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कानून के समक्ष समता तो दोनों को है, ये विदेशी नागरिकों को नहीं है पूछा है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोनों को है। और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार ये केवल भारतीय नागरिकों को है। ठीक है, बाकी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दोनों को है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है। बाकी निम्नलिखित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 15, 16, 19। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध केवल भारतीय नागरिकों को। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता समता भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद और राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। देखिए, अयोग्य घोषित किया जा सकता है, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। हालांकि उसके कुछ आधार हैं, लेकिन फिर भी गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो कथन एक हो गया सत्य, दूसरा हो गया असत्य। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी
निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार होगा दंडनीय। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद और राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है, किंतु उसके कुछ आधार हैं। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है? अनुच्छेद 37, 36, 39, 51। कौन सा है ये है अनुच्छेद 37। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, और मूल संविधान में ही थे ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है, याद रखिएगा। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, अगर कोई पूछे क्यों है तो ये लाइन बता दीजिए उनको, इसलिए है। 10वां प्रश्न क्या कहता है? नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं किया गया है? देखिए, पहले ही बताया है, ये 3 इनको पार्ट में बांट दिया है। उदार बौद्धिक, गांधीवादी और है सामाजिक। तो समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है। इनमें पूछ भी लिया था कौन सा गांधीवादी, हम चर्चा कर चुके थे कि कुटीर उद्योग, वो पशुपालन वाला, ठीक है, मादक पदार्थ वाला। नैतिक सिद्धांत में नहीं है, उदार और बौद्धिक सिद्धांत है, तो सी नहीं है। तो नीति निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निदेशक या निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, निदेशक सिद्धांतों में या फिर मूल कर्तव्यों में? कहाँ पर की गई है? डीपीएसपी में की गई है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में की गई है। और अनुच्छेद 47 में ऐसा वर्णित है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके सुधार करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो 36 से 51 तक 2-3 बार देख लीजिएगा कि क्या क्या किस अनुच्छेद में लिखा है, बहुत पूछते हैं। और 42 से 51 तक तो कुछ ज़्यादा ही पूछते हैं। 12वां प्रश्न है, करंट अफेयर्स का आ गया, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने चुंबक का उपयोग करके जल से हाइड्रोजन उत्पादन का एक अभिनव तरीका प्रस्तुत किया है? आईआईटी रोपड़, रुड़की, दिल्ली, बॉम्बे? आईआईटी बॉम्बे। तो 4 अगस्त 2021 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने चुंबक का उपयोग करके जल से हाइड्रोजन निर्माण का एक अभिनव तरीका जो है प्रस्तुत किया है। और यह हाइड्रोजन उत्पादन को 3 गुना बढ़ाता है और आवश्यक ऊर्जा की खपत को जो है वो कम करता है। तो आईआईटी बॉम्बे। नंबर 13 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ पर देश के पहले भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि ये जो जगह है वो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश का नोएडा में। तो जुलाई 2021 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश में अपनी तरह के पहले भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को स्थापित करने की घोषणा की है। और इस संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ शोध और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। और केंद्रीय बजट 2020-21 में इस संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने एग्रीटेक चैलेंज 2021 लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है? बैंकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए? इनमें से कोई नहीं, किसान वर्ग के लिए है ये। तो जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंटरनेशनल फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और राबो फाउंडेशन के साथ साझेदारी में एग्रीटेक चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पूरे एशिया और अफ्रीका में छोटे किसानों के सामने आने वाली उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में उनकी मदद करना।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया, बताइए। सबसे तेज 14 वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है केवल अपनी 81 पारियों में, वो है पाकिस्तान के बाबर आजम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। तो 13 जुलाई 2021 को पाकिस्तान क्रिकेटर बाबर आजम ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए अपने, ठीक है, मैच में जो है 14 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। और ये जो 14वां शतक है इन्होंने वो 81 पारियों में लगाया है। इससे पहले रिकॉर्ड था हाशिम अमला के नाम, उन्होंने 14 शतक लगाए थे 84 पारियों में, इन्होंने 81 पारियों में लगा दिए हैं। नंबर 16 पर अजय, निम्नलिखित में से किस विटामिन, निम्नलिखित में से कौन किसी विटामिन का रासायनिक नाम नहीं है? निकोटिनामाइड, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडॉक्सिन, डायोटिन। डायोटिन थोड़ी बायोटिन होता है ना, विटामिन B7 का। तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, डी। तो डायोटिन नहीं होगा। बाकी निकोटिनामाइड हो गया विटामिन B3 का, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का, विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन और विटामिन B7 है। बायोटिन बालों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक संख्या 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अपने तिथि के साथ सुमेलित नहीं है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 24 मई और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, विश्व जल दिवस 22 मार्च सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है ना, गलत है सी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, निम्नलिखित में से किन आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल या रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? हरिके झील, कंजली झील, केशोपुर मियानी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। इन चारों में कुछ चीज़ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है क्या? ये सभी पंजाब की हैं, ठीक है, सभी हैं ये। और इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो पंजाब की आर्द्रभूमियाँ जो रामसर स्थल हैं, हरिके झील 1990 में, कंजली झील 2002 में, रोपड़ 2002 में, केशोपुर मियानी रिजर्व 2019 में, व्यास संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में और नांगल वन्यजीव अभयारण्य भी 2019 में ही। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो कहाँ अवस्थित है? सांडी पक्षी अभयारण्य, समरसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सुरिनसर मानसर झील। सांडी है, समरसपुर है, समन है, सुरिनसर मानसर नहीं है। ये कहाँ पर है? यह है जम्मू और कश्मीर में। ये प्रश्न पूछा गया था अभी यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा में। तो सुरिनसर मानसर को दर्जा मिला था रामसर का 2005 में, और जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनमें से किन आर्द्रभूमियों को वर्ष 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है? थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, बांधवाना आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है ये, 2021 में शामिल किया गया है इनको। इसमें 2 तो हैं हरियाणा के, ठीक है, और ये 2 भी हैं कहीं के, ठीक है। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो चारों की चारों हैं, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो देखिए, गुजरात की आर्द्रभूमि वर्ष 2021 में जिनको रामसर स्थल में शामिल, और हरियाणा की आर्द्रभूमि जो वर्ष 2021 में रामसर स्थल में शामिल। तो थोल झील वन्यजीव अभयारण्य 2021 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला 2021 में, गुजरात की आर्द्रभूमि है ये। और बांधवाना आर्द्रभूमि गुजरात की आर्द्रभूमि है, वर्ष 2021 में रामसर साइट का दर्जा। हरियाणा की सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2021 में रामसर साइट का दर्जा, और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य को 2021 में रामसर साइट का दर्जा। ये सबसे लेटेस्ट हैं एकदम, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और याद रखना। और यूपी की जो हैं वो तो सबकी सब 7-8 जो भी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है वो तो, जो 2019 में शामिल की गई, उनमें से एक आधा 20 में भी शामिल की गई है। तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, कुछ करंट, अधिकतर करंट, कुछ स्टैटिक। इनकी प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 बार कर लीजिएगा। हर दिन जुड़े रहे सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल से। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिएगा।